our channel Edunomy by Ria. So we are going to complete our assignment on resource and development. This is part 2. If you haven't watched the earlier part 1, then please go and watch it. It was short answer 1 mark question, and today we are going to solve these 3 marks question. Right? So let's start without wasting time. Why is conservation of resource necessary? सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी जनरल नॉलेज बेस्ड है कि रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़रूरी है. तो सबसे जो मेन रीज़न इसका ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स अगर आप ले सकते हो, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो इजीली रिन्यूएबल नहीं होते, इसलिए उनको कंजर्व करना ज़रूरी होता है. सेकंड ये है कि ये आपकी बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल करता है. ठीक है, तो दे फुलफ़िल योर नीड्स. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपकी सारी इंडस्ट्रीज़, आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सब कुछ इसी पे ही काम करता है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी माना जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ फाइन. वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी? दीज आर दी 2 मेन रिसोर्सेज, जिसकी वजह से अगर तीसरा आपको लिखना ही है, मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि फॉर फ्यूचर जनरेशन्स. ठीक है, आप फ्यूचर जनरेशन्स को भी आप चाहते हो कि उनकी नीड्स को भी आप प्रोवाइड करो, फुलफ़िल करो, तो इस वजह से रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है. क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे होता है या तो आपका बायोटिक होगा या आंसर आपका ए बायोटिक होगा. अब वैसे तो कोर्स में एक्सप्लेनेशन का पार्ट है नहीं, लेकिन स्टिल हमें हर चीज़ समझ के करनी चाहिए. तो बायो का मतलब लिविंग होता है, तो जो भी रिसोर्सेज लिविंग है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये बायोटिक रिसोर्स है. और ए बायोटिक, इंग्लिश में क्या होता है ना, अगर आप किसी वर्ड के आगे एक प्रीफिक्स लगा देते हो ए, तो वो ऑपोजिट हो जाता है. तो जो लिविंग का ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेज हो गए. फॉर एग्जाम्पल सॉइल हो गया, ठीक है, रॉक हो गया, ये सारे नॉन लिविंग में आ गए. एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट का मतलब होता है फिनिश होना. तो अब यार तो रिसोर्सेज फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, तो हम उनको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल. या फिर रिसोर्सेज दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, तो हम उनको बोलते हैं रिन्यूएबल. अब रिन्यूएबल के अंदर हम किसको डालेंगे? जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ये रिन्यूएबल होता है. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जनरली हम किस चीज़ को लेते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन? हाउ डज इंडस्ट्री कॉज लैंड डिग्रेडेशन? तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी सॉइल की क्वालिटी या लैंड की क्वालिटी डेट्यूरेट करती है. डेट्यूरेट का मतलब क्या होता है? खराब होना. ठीक है, उसकी क्वालिटी डिट्यूरेट कर रही है, अंडरमाइन हो रही है, तो इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन. अब इंडस्ट्री स्पेसिफिकली कैसे कॉज कर रही है? तो इंडस्ट्री के अंदर आप मेंशन करोगे कि जो भी उसके केमिकल एफ्लुएंट्स होते हैं, आप पार्ट 1 देखोगे ना, तो उसमें मैंने एफ्लुएंट्स का मतलब बता रखा है. तो जितने भी केमिकल एफ्लुएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देता है, या तो रिवर बॉडीज़ के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर, या फिर सॉइल में कर देता है. जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो डेट्यूरेट करती है, मतलब डिग्रेड करती है. तो इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल. मैं आपको आंसर पॉइंट्स में दे रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ या पॉइंट्स इधर नहीं बनाऊंगी, बट आप इससे अपना आंसर बिल्ड कर सकते हो. तो मैं आपको वो सारे की पॉइंट्स दे रही हूँ जिससे आपका आंसर अच्छा बन जाएगा. एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि जब आप ये करते हो तो आई फील मोटिवेटेड कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों की हेल्प के लिए बनाना चाहिए. सो इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव फॉर मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, What steps can be taken to control soil erosion? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉइल इरोजन के जो स्टेप्स हैं, वैसे वो 5 स्टेप्स हैं, लेकिन ये 3 मार्कर का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वो स्पेसिफिकली हिली एरियाज़ के बारे में पूछ रहे हैं. तो अब मैं ये हिली एरियाज़ के अंदर आपको आंसर दे देती हूँ. सबसे पहले आपका जो आंसर आएगा वो कॉन्ट्योर प्लोइंग आएगा. फिर उसके बाद जो सेकेंड में आंसर आपका आएगा वो टेरिस फार्मिंग आ सकता है या स्टेप फार्मिंग आ सकता है. आपकी बुक्स में स्टेप फार्मिंग मेंशन है. और थर्ड जो आंसर होगा वो आपका कॉमन सा आंसर होता है, जिसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन. अब मैं इन तीनों को समझा देती हूँ कैसे हिली एरिया में, क्योंकि आपको पता है ना, इसके अलावा 2 और आंसर्स हैं जिसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, और एक आंसर को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, बट वो दोनों हिली एरिया में नहीं होंगे. तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली आंसर किस चीज़ से ओरिएंटेड कर रहे हैं? हिली एरिया से ओरिएंटेड कर रहे हैं.
तो अब इसको देखते हैं कैसे। पहले तो कॉन्टूर प्लोइंग देखते हैं। अगर ये छोटे छोटे से राउंडेड हिल्स हैं और राउंडेड हिल्स के ऊपर बारिश आ जाती है, तो बारिश आने से क्या होगा, जितनी भी आपकी सॉइल है ना यहाँ पे, वो सारी इरोड होके डाउनवर्ड चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को सॉइल इरोजन। अब हमें इसको कंट्रोल करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया लगाते हैं, हम यहाँ पे कॉन्ट्योर्स बना देते हैं। कॉन्ट्योर्स का मतलब होता है मार्जिन लाइंस। तो हमने पूरे जो शॉर्ट हिल्स थे उनके ऊपर कॉन्ट्योर्स लगा दिए, और हम इन कॉन्ट्योर्स पे क्या करने वाले हैं, इन कॉन्ट्योर्स पे हम या तो ग्रास लगा सकते हैं या छोटा छोटा कुछ भी क्रॉपिंग कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है ना, ये एक तरीके की एक लेयर बन जाती है ग्रास की पूरी ऑल अराउंड दी हिल। अब क्या होगा, अब अगर बारिश आती है तो बारिश आएगी तो टॉप लेयर नीचे जाएगी, बट वो इस घास में फंस जाएगी सॉइल। मान लो फिर भी कुछ लेयर नीचे आ जाती है तो वो नेक्स्ट लेयर में बच जाएगी, बिकॉज जो सॉइल है वो उसको जो ग्रास है वो एक्ट करेगा एज अ हिंड्रेंस, तो वो सॉइल को पकड़ के रखेगा, तो इससे आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्योर प्लोइंग। कि आपने क्या करा है ना, कॉन्ट्योर लाइंस बना के उस पर प्लो करा है, प्लो मतलब कुछ उगाया है, तो इससे आपकी सॉइल कंजर्व होगी। तो ये है तो एक हिली एरिया का ये आंसर, इसलिए ये आंसर नंबर 1 है, राइट। अब नेक्स्ट आंसर वो आप हिल्स, थोड़े से हाई लेवल के हिल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अगेन फॉर एग्जांपल आपका हिल बहुत लंबा सा है, तो यहाँ पे बारिश आई, मिट्टी आई, तो फिर अगेन वही रिपीटेड प्रोसेस है कि सॉइल पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको रोकने, उसको बाइंड करने वाला कोई नहीं है। बट अगर आप इस हिल का एक साइड पे मान लो यूँ स्टेप्स बना देते हो, ठीक है, आपने एक टेरेस सी बना दी है, अगर अब बारिश आती है तो अब अगर मिट्टी नीचे जाएगी भी तो वो जाके इस स्टेप पे थोड़ी सी स्लो डाउन करेगी, क्योंकि उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, उसका स्लोप ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। फिर अगर वो नीचे जाती है तो मिट्टी यहाँ रुक जाएगी, फिर नीचे जाती है तो मिट्टी यहाँ रुक जाएगी। तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी सॉइल ऊपर ऊपर ही रह जाएगी, वो नीचे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे या तो स्टेप फार्मिंग बोल सकते हो, जो कि जनरली जब आप हिली एरियाज में घूमने जाते हो तो आपको यही नज़र आती है, या आप इसको टेरेस फार्मिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। अब थर्ड मैंने क्या लिखवाया था, एफॉरेस्टेशन। अब मेरा पूरा कंसेप्ट इसी पे ही जा रहा है कि सॉइल को कोई बाइंड करने वाला नहीं है, तो जो सबसे इजी आंसर है वो क्या हो सकता है कि आप इनके ऊपर पेड़ लगा दो, तो चाहे वो कैसा भी हिल हो। मतलब अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप एफॉरेस्टेशन करो। क्यों? क्योंकि हमने नोटिस कर रखा है कि जो पेड़ होता है उसकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, तो सॉइल अपने आप ही इरोड नहीं होगी। तो ये आंसर है हिली एरियाज़ का, ठीक है। एक दो आंसर्स और होते हैं, शेल्टर बेल्ट होता है और स्ट्रिप क्रॉपिंग होते हैं, वो प्लेन एरियाज़ के लिए होते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है अगर आपको वो समझना है तो आप बस कमेंट सेक्शन में लिख देना कि एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन, अदर स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन, या आप उसमें कमेंट करके दे सकते हो स्टेप शेल्टर बेल्ट्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो मुझे अपने आप समझ आ जाएगा। तो मैं एक वीडियो शॉर्ट्स स्पेसिफिकली सॉइल इरोजन के टॉपिक के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक 5 मार्क, 3 मार्क, 1 मार्क हर जगह आने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट इज एजेंडा 21। तो सस्टेनेबल के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो सस्टेन करने के एबल हो, मतलब सस्टेन लंबे समय के लिए लायक हो चलाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपकी प्रेजेंट की नीड्स प्लस आपकी फ्यूचर की नीड्स, आपको डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि आप प्रेजेंट नीड्स पूरी कर रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स। या आप क्या लिख सकते हो, प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर नीड्स दोनों का ध्यान रख रहे हो। प्लस दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इट शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करनी चाहिए, मतलब उसमें पेड़ नहीं कटने चाहिए, उसमें पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ये दो कीवर्ड्स हैं, रैदर मैं कहूँगी 3 हो गए, एक प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर की नीड्स, और इट शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। इससे आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन कवर हो जाती है। एजेंडा 21 क्या था, याद करो, वो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। एजेंडा 21 के अंदर यही बस बात की थी कि कैसे हम कम्बैट कर सकते हैं डिजीज़ को। फॉर एग्जांपल कोविड फैल गया या फिर कोई और भी वर्ल्ड वाइड पैंडमिक फैल जाता है, प्लस हम अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं,
तीसरी बात ये है कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड क्रिएट देयर ओन एजेंडा 21। इसका क्या मतलब होता है कि उधर जितने भी लोग प्रेजेंट थे, मोर देन 100 स्टेट्स प्रेजेंट थी, वो अपने अपनी कंट्री में वापस जाएंगे और अपनी कंट्री के लिए एट लोकल लेवल भी एक एजेंडा 21 का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें वो ये सारी बातें लिखेंगे कि कैसे आपस में कॉपरेट करना है, कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे रेगुलेशन बनाने हैं। अगेन अगर आपको स्टिल एजेंडा 21 अर्थ समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिटेल में करना है तो यू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन दी रिवर डेल्टाज, किसकी रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक नोटबुक खोल लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन मांगता है। अब हमें सिर्फ ये नहीं करना कि इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हमें उसको ट्राई करना है कि अगर पेपर में एज इट इज़ कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आंसर है एलुवियल सॉइल। आई होप जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ते हैं वो इस आंसर को कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू चल रहे हैं, तो वो इस चीज़ को समझना। जैसे अगर सबसे पहले एलुवियल सॉइल बनती कैसे है, ये आपका माउंटेन या आपके हिल्स हैं और यहाँ से रिवर आ रही है बहुत तेज़ से। अब जब रिवर ऊपर से आती है हिली एरिया से तो उसका स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, स्लोप मतलब ढलान बहुत ज़्यादा है तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे वो आती है तो उसकी स्लोप कम होना शुरू हो जाता है, स्पीड स्लो करती है, और लास्ट में जब वो प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है ना, तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब जब वो बहुत तेज़ी से ऊपर से आ रही होती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स या सॉइल को नीचे ले आती है। जब वो प्लेन एरिया में पहुंचती है तो वही सेडिमेंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर में पावर ही नहीं है कि वो उसको आगे उठा के लेके चल सके इतने बड़े बड़े पत्थरों को। तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन वाले एरियाज होते हैं, जो प्लेन एरियाज होते हैं, वो चाहे कोस्टल प्लेन हो, नॉर्दर्न प्लेन हो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो, जहाँ रिवर जा रही है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये सेडिमेंट्स मिलते हैं। और सेडिमेंट से ही कहते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, और जहाँ सेडिमेंट्स मिलते हैं वो वाली सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो आपको पहले इतनी हिंट समझ में आ गई कि जहाँ रिवर है वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, क्योंकि वही है जो सेडिमेंट्स लेकर आएंगे। अब हम इंडिया के मैप में देखते हैं कि हमें कहाँ ज़्यादा रिवर्स मिल सकती है। तो ये मैंने एक रफ सा इंडिया का मैप बना दिया है, आई होप आप थोड़ा एडजस्ट कर लो इसको समझने के लिए। अब सबसे ज़्यादा रिवर देखेंगे तो सबसे पहले ये आपने 9th क्लास में किया होगा, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से आ रही है गंगा, ठीक है, ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्रा है। और उसके बाद ये इंडस तो आउटसाइड ही इंडिया मैक्सिमम चली जाती है तो इसकी इतनी काउंटिंग नहीं है। गंगा की एक ट्रिब्यूटरी आ रही है यमुना, यमुना की खुद की ट्रिब्यूटरी आ रही है एक सबसे बड़ी चंबल रिवर, ठीक है। अब यहाँ छोटी मोटी और भी मिल जाएगी। अब सदर्न इंडिया में आओ, ये आपकी महानदी, उसके बाद जो दक्षिण की गंगा है गोदावरी, ये आपकी कृष्णा है, ये आपकी कावेरी है। तो आप देख रहे हो कि रिवर्स मैक्सिमम जहाँ पे, ये नहीं देखना कि रिवर कहाँ कहाँ जा रही है, देखो रिवर की स्पीड स्लो कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले तो देखो जब ब्रह्मपुत्र ऊपर से आ रही है तो स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन यहाँ आके इस पार्ट के अंदर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के पास। फिर उसके बाद ऊपर पहाड़ों से गंगा और यमुना बहुत तेज़ी से आ रही है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे यूपी वाले एरिया में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड कम पड़ जाएगी। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी रिवर है, बिहार वगैरह। तो एक एरिया तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये है नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, तो है ही, डेंस नेटवर्क है। उसके बाद जो ये चंबल रिवर है, ये एक नैरो कॉरिडोर राजस्थान और गुजरात से होती हुई जा रही है। यहाँ इसकी स्पीड स्लो करेगी क्योंकि ये प्लेन एरिया है। उसके बाद महानदी गोदावरी आ तो बहुत पीछे पीछे से रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, लेकिन स्पीड स्लो उसकी यहाँ जाके कर जाएगी। कब? जब वो सी के अंदर गिरने वाली है। कौन से सी की बात कर रही हूँ मैं? बे ऑफ बंगाल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ स्पीड स्लो डाउन करेगी क्योंकि ये उसका डेल्टा फॉर्मेशन आ गया। तो इसका मतलब जो तीसरी जगह है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्टर्न से जहाँ से वो आ रही है ना, वो वेस्टर्न घाट से आ रही है, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो सेडिमेंट वहाँ रुकेगा नहीं, सेडिमेंट नीचे आ जाएगा फटाफट। तो हमें 3 प्लेसेस आइडेंटिफाई हो चुकी है अभी तक। सबसे पहली प्लेस है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा एलुवियल सॉइल के लिए। सेकेंड आप लिखोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन,
और थर्ड जो आप लिखोगे ना वो आपका होगा नैरो कॉरिडोर, जिसमें आप राजस्थान और गुजरात का एक छोटे सा एरिया लोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी रिवर तो है, बहुत कम रास्ते से जा रही है लेकिन। तो ये 3 आंसर्स हैं कौन सी रिवर के लिए? एलुवियल सॉइल के लिए। बल्कि आई विल रैदर सजेस्ट यू कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो या इस वीडियो को पॉज करो, ये डायग्राम अपने नोट्स के अंदर बनाओ, क्योंकि जितना इन्फोग्राफिक तरीके से आप स्टडी करोगे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको पॉज करो वीडियो को, हार्डली 2 मिनट लगेगा, आप अपने नोट्स में इसको जॉट डाउन कर सकते हो। अब वापस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर। देखो पहला कीवर्ड उन्होंने दिया यहाँ पे रिवर, यहीं से आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। स्टिल कंफर्मेशन के लिए आगे गए, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न डेल्टा की तरफ गए, तो जो सॉइल आइडेंटिफाई हो रही है वो सॉइल है एलुवियल सॉइल। अब इसके 3 मेन फीचर्स, 3 मेन फीचर में सबसे पहला तो फीचर यही आ गया कि भाई काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकंड है कि अकॉर्डिंग टू द एज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू बांगड़ एंड खादड़। अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये चीज़ें कर रखी हैं, आप असाइनमेंट लेवल पे पहुँच चुके हो। ठीक है, तो मैं इसलिए चीज़ों को नहीं समझा रही हूँ, बट अगर आप लिख के दोगे समझने के लिए तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी किसी वीडियो के अंदर, राइट। और तीसरा आप ये लिख सकते हो कि जिस एरिया के अंदर, पहले तो एलुवियल के अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स फाइंड आउट होते हैं। और आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। अगर ये भी पेपर में याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हो कि ऐसे एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है तो इसलिए पॉपुलेशन वहीं बसती है। हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब ये वाला आंसर डायरेक्टली बुक में कहीं भी नहीं है, ये हमें खुद ही फ्रेम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि कैसे टेक्निकल और इकोनॉमिक तरीके से जो डेवलपमेंट हुई है उससे ज़्यादा लोग सामान यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्निकल तरीके से क्या होता है ना, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स यू टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है, और इससे क्या होता है ना, आपका इंक्रीज होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कितने सारा फ्रिज, टीवी, एसी आप यूज़ कर रहे हो इतनी गर्मी में, तो इससे आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है तो इससे आप ज़्यादा कंजम्पशन करते हो रिसोर्सेज की। तो ये वाला पार्ट किसका था? टेक्निकल का था। सेकेंड पार्ट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब पैसों से। जब कंट्री में ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जब इनकम इंक्रीज होती है, इनकम राइज करती है लोगों की। तो जब पैसे ज़्यादा आते हैं तो वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं, फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, दे अवेल मोर फैसिलिटीज़, और इसी की वजह से दे कंज्यूम मोर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले एक ही जीन्स थी, अब आपकी जॉब लग गई है, आप 3 जीन्स खरीद रहे हो। आपकी अलमीरा चेक करो, आपके पास कितनी सारी सॉक्स हैं, कितनी सारी आपके पास शर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होता है। तो जैसे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वैसे वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 किया होगा ना, तो वहाँ पे भी जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो टोटल इनकम है, कि भाई क्यों कंट्रीज़ को इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो वही आंसर है कि क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़। तीसरा पॉइंट अगर आपको इसमें बनाना ही है तो आप बस ये लिख सकते हो कि फिर दिस हैज़ लेड टू मोर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और फिर आप कंजम्पशन कर रहे हो तो इसकी वजह से विच हैज़ कॉज्ड इट्स डिप्लीशन, के काफ़ी सारे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया। जस्ट एज अ कंक्लूडिंग लाइन, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो कुछ तो थर्ड पॉइंट में भी जाना चाहिए। 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इसके लिए मैंने एक हिंट दे रखा है, आई, ई और एम। पहली वाली जो स्टेज होती है वो आइडेंटिफिकेशन की स्टेज होती है, जहां आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हो, उनकी मैपिंग करते हो कि कब कहाँ कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है। कैसे करोगे? या तो सर्वे के थ्रू करोगे, ठीक है, या सैटेलाइट की हेल्प लोगे या मैप की हेल्प लोगे। दोनों टर्म्स में करना है आपको, क्वांटिटी के टर्म्स में भी उसको करना है मैपिंग और क्वालिटी के टर्म्स में भी मैपिंग करनी है। सेकेंड ई से आता है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब बैठ के एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक प्लान बनाओ जिसके अंदर आपने क्या एप्रोप्रिएट स्किल, क्या टेक्नोलॉजी, कितने फंड्स,
ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें आप उसमें स्पेसिफाई करोगे, एक प्लान इवॉल्व करोगे, एक प्लान क्रिएट करोगे। तीसरा मैचिंग। मैचिंग का क्या मतलब है कि अभी जो आपने स्टेप 2 में प्लान बनाया है अपना, उसको आप मैच करोगे विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि आपकी कंट्री किस स्टेज पे है, वो क्या चाहती है। फॉर एग्जांपल आपने डैम बनाया, ठीक है, तो डैम के लिए आपने प्लान बना दिया, लेकिन अभी इस टाइम पे कोविड चल रहा है आपकी कंट्री में, तो आपके नेशनल डेवलपमेंट प्लान इज़ टू कम्बैट दिस डिजीज़, नॉट बिल्ड अ डैम राइट नाउ। तो आपका जो प्लान है वो आप इंडिया के प्लान से मैच करोगे कि वो अभी इतना अप्रोप्रिएट है भी अभी करने के लिए कि नहीं है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन खादर एंड बांगर सॉइल, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू एज। पहली बात तो ये चीज़ आपको एलुवियल सॉइल में नज़र आएगी। एलुवियल सॉइल अकॉर्डिंग टू एज इज़ क्लासिफाइड इनटू खादर एंड बांगर। अब इसका डिफरेंस नोट करते हैं, शॉर्ट में करते हैं फटाफट। खादर, बांगर। खादर इज़ योर न्यू एलुवियल, अभी अभी जो रिवर सॉइल लेकर आई है, जो सेडिमेंट्स लेकर आई है, और बांगर को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल्स, ये अब पुराना है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया। ये बड़ा फाइन पार्टिकल है, मतलब बहुत शॉर्ट स्मॉल चूरा मिट्टी है, और ये कोर्स पार्टिकल है। कोर्स पार्टिकल का मतलब होता है कि ये अब हार्ड रॉक्स की तरह, छोटे छोटे पत्थरों की तरह हो चुके हैं, ठीक है। ये मोर फर्टाइल है, अभी रिसेंटली खादर सॉइल आई है, ये लेस फर्टाइल हो चुकी होती है, क्योंकि अब ये ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो ये फर्टिलिटी यूज़ कर गई है। तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स कराए यहाँ पे, 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया। जब भी आप अटेम्प्ट करो अपने आंसर्स को तो प्रॉपर सेंटेंसेस में लिखो, ये शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ना कि आंसर्स में। कितनी बार ऑब्जर्व किया है कि बच्चे आंसर ही ये लिख कर दे रहे हैं ऐसे शॉर्ट में, वो कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। लैंड के ख़राब होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहला जो कॉजेज़ हैं वो आप ले सकते हो माइनिंग का कॉज है, जिसकी वजह से वो जो साइट होती हैं जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है, वो वाली साइट को अबैंडन कर देते हैं लोग, छोड़ के चले जाते हैं, सारा मिट्टी बाहर निकाल के रख जाते हैं, उसको फिल नहीं करते दोबारा से, जिससे कि साइट ख़राब हो जाती है। सेकेंड कॉज आपका लैंड डिग्रेडेशन के अंदर मैंने अभी डिस्कस किया था, इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ जो अपना केमिकल एफ्लुएंट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, वो डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, केमिकल एफ्लुएंट अपना डायरेक्टली सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर डाल देती है, जिससे लैंड ख़राब होता है। तीसरा वाला आप जो कॉज ले सकते हो, इजी सा कॉज दे देती हूँ, डिफॉरेस्टेशन कर लो, पेड़ों को काटने से। और थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल का कॉज दूँ आपको, तो इसके अंदर आप ओवर इरिगेशन ले सकते हो, ठीक है। ओवर इरिगेशन से सॉइल की सैलिनिटी अल्काइनिटी बढ़ जाती है। अगेन बेटा, अगर आपको ये थोड़ा डिटेल में, हर टॉपिक ना डिटेल, अगर मैंने इतनी डिटेल देनी शुरू कर दी तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो अगर आपको ये 5 कॉजेज़, जिसके अंदर सीमेंट का प्रोसेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग है, ये सब आपको समझना है, तो आप लिख के दे देना। एक्सप्लेन द कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसी को ही ठीक करना है। तो अगर आपने आंसर के अंदर माइनिंग दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल माइनिंग कर दोगे। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज केमिकल एफ्लुएंट डालते हैं, तो आप यहाँ पे कह दोगे रेगुलेट करो, या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ कि दे आर नॉट डंपिंग देयर वेस्ट इन डायरेक्टली इनटू वाटर। डिफॉरेस्टेशन का क्या बनाओगे कि भाई पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन करो। ओवर इरिगेशन में क्या करोगे, अगर कोई चीज़ ओवर हो रही है तो ऑब्वियसली कंट्रोल करोगे उस चीज़ को, तो ओवर इरिगेशन में आप डाल दोगे कि कंट्रोल, कि ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन ना हो, ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट इन सस्टेनेबल मैनर इरिगेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो प्लेस पे हुआ था, विच इज़ इन ब्राज़ील। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मिले थे। हेड्स ऑफ स्टेट मतलब कंट्रीज मिले थे। क्यों मिले थे? बिकॉज दे वांटेड टू डिस्कस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस रिलेटेड टू इट। 2 डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, एक कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के नाम से था, एक एजेंडा 21 के नाम से था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रीजंस फॉर लो परसेंटेज। क्यों कम नेट सोन एरिया है? नेट सोन एरिया मतलब कल्टीवेशन है। कहाँ? ये सारी मैक्सिमम मुझे नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स की स्टेट्स दिख रही हैं और एक अंडमान निकोबार। तो क्यों वहाँ पे कम कल्टीवेशन कर रहे हैं? तो पहला रीज़न तो इसका ये है कि वहाँ का जो अनइवन टोपोग्राफी है,
ठीक है, वहाँ आइलैंड है अंडमान निकोबार में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बीच बीच में प्लेन एरिया है, बीच बीच में हिल एरिया है, तो वो अनइवन टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी इज़ लाइक फिजिकल फीचर्स हैं, तो इसलिए भी वहाँ नेट सोन एरिया नहीं होता। दूसरी बात ये होता है वहाँ पे लैक ऑफ फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, आपको ये अलुवियल सॉइल वहाँ नहीं नज़र आएगी क्योंकि पहाड़ी इलाके में आपको फॉरेस्ट सॉइल नज़र आएगी। ठीक, और तीसरा वाला जो पॉइंट है आपका वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, थोड़ा सा हार्श काइंड ऑफ क्लाइमेट है, इसलिए वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। इंडिया, इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं, आई होप आपने लिख दिया होगा इसको। इंडिया इज रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स बट डेफिसिट इन अदर सम टाइप ऑफ रिसोर्स, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस। तो कई कई जगह आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, फॉर एग्जांपल राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट किसी किसी जगह पे आपको कमी नज़र आएगी, उसी राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। तो ये बेसिकली जो टॉपिक आ रहा है ये कहाँ से टॉपिक आ रहा है? रिसोर्स प्लानिंग से आ रहा है। अगर आप रिसोर्स प्लानिंग देखोगे तो उसके स्टार्टिंग में लिखी हुई है सेम लाइन के, कुछ जगह पे रिच का मतलब सरप्लस है, अबंडेंस वर्ड भी आ सकता है पेपर के अंदर, और दूसरी जगह में बहुत ज़्यादा कमी है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो रिसोर्सेज की कमी होना का ये मतलब है कि भाई वहाँ वो लैक कर रहा है। तो यहाँ पता है क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं, आप राजस्थान में सोलर एनर्जी वाला दे सकते हो, जम्मू कश्मीर का दे रखा है कि वहाँ पानी की कमी है बट वैसे वो रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज है। तीसरा एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश का दे रखा है बुक के अंदर कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, फ्रेश वाटर नहीं, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। तो ये सारे आंसर्स आप पॉइंट्स अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। रोल ऑफ ह्यूमंस इन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप एक बार पार्ट 1 देखना, पार्ट 1 की वीडियो में मैंने एक ट्राइंगल सा बनाया और उसके अंदर बीच में ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस लिखवाई है उधर आंसर में। ठीक है, तो वो भी 3 पॉइंट का ही आंसर है, तो ये वाला आप पार्ट 1 की वीडियो कवर करो। हो सके तो मैं इसकी एंड स्क्रीन में पार्ट 1 की वीडियो लिंक कर दूंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में कोई डाउट वगैरह हो आप लिख के देना, एंड आई विल ट्राई कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको दूसरे चैप्टर के असाइनमेंट्स भी करवा दूँ एक बार। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।